अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे और शुरू के जो 4 न्यूमेरिकल्स थे वो हम लोग कवर कर चुके हैं। और अब आखिर के जो 4 न्यूमेरिकल्स रहते हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, वो आज की हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स की फिर ये हमारी दूसरी वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग 5वां, 6वां, 7वां और 8वां न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे। तो 5वें से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसकी वर्डिंग अगर हम लोग देखें आपकी बुक के अंदर, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। डाटा तो हमने यहाँ पे बना लिया है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर वो हमसे बोल रहे हैं कि अ पंप इज़ नीडेड टू लिफ्ट वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। एक पंप जो है वो हमें चाहिए पानी को कितनी हाइट तक ऊपर लिफ्ट करने के लिए, 2.5 मीटर तक। मतलब एक पंप चाहिए जिससे हम लोग पानी को जो है वो लिफ्ट करेंगे हाइट के ऊपर, जो कि 2.5 मीटर तक की है। अब उन्होंने हमें ये दे दिया है कि एट अ रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। ये जो है उन्होंने हमें एक रेट दे दिया है जो हमें रिक्वायर्ड है उस पंप से। मतलब एक पंप हो हमारे पास जो कि पानी को लिफ्ट करे कितनी हाइट तक, 2.5 मीटर की हाइट तक, और कितने रेट के ऊपर, 500 ग्राम पर मिनट। मतलब ये जो पंप है जो इसको इतनी हाइट के ऊपर लिफ्ट करेगा, वो कितने रेट से इसको लिफ्ट करे ऊपर, 500 ग्राम पर मिनट। मतलब एक मिनट के अंदर 500 ग्राम तक लिफ्ट करने की सलाहियत रखता हो ये वाला पंप। तो ये रेट उन्होंने हमें दे दिया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट मस्ट द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द पंप बी, कि हम कितनी हॉर्स पावर का पंप लें कि जो हमें ये वाली रिक्वायरमेंट, जो हमारी इन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो पूरा करे। मतलब कितनी हॉर्स पावर का पंप होना चाहिए, कितनी हॉर्स पावर का पंप होना चाहिए जो कि 500 ग्राम पर मिनट 2.5 मीटर की हाइट तक हमें लिफ्ट करके दे। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ जो हमने, या 2-3 चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखनी है पहले, ताकि हमें आसानी हो आगे। वो क्या है कि एक हॉर्स पावर जो है वो किसके बराबर होता है, 746 वाट के। एक हॉर्स पावर जो है वो आपके पास 746 वाट के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। हॉर्स पावर बेसिकली पावर की ही एक यूनिट है और वाट जो है वो इसकी एसआई यूनिट है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो इसमें आएगा, वाट के अंदर आएगा। फिर हम इसको कन्वर्ट करके बताएंगे हॉर्स पावर के अंदर, क्योंकि उन्होंने हमसे जो सवाल पूछा हुआ है या फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल के अंदर, वो हॉर्स पावर के अंदर है। अच्छा, एक और चीज़ जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो पावर का फार्मूला में पता है कि पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम के इक्वल होता है। ठीक है। और एक और चीज़ जो हमने देखी थी कि वर्क डन जो होता है असल में बेसिकली ये एनर्जी के ही ज़ुमरे में हम लोग जो है इसको ले रहे होते हैं। तो इसकी जगह पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्क डन ही होता है, दोनों एनर्जी हैं। तो वर्क डन की जगह पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम लोग इस सवाल के अंदर इस्तेमाल करेंगे भी। अच्छा, सबसे पहले तो इसको जो इन्होंने रेट हमें दिया हुआ है, मास अपॉन टाइम कह लेते हैं इनको, जो कि इन्होंने 500 ग्राम अपॉन जो है वो मिनट में दिया हुआ है। तो हम इसको अगर चेंज करें, ग्राम पर मिनट को अगर हम लोग चेंज करें केजी पर सेकंड के अंदर, क्योंकि ग्राम जो है वो मास की यूनिट है और ऐसा ही नहीं है बल्कि आपके पास जो है वो दूसरी यूनिट है। तो अगर हम इसे चेंज करें केजी के अंदर और मिनट को चेंज करें सेकंड्स के अंदर, ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं हमें पता है, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये किसके अंदर चेंज हो गया, सेकंड्स के अंदर। और अगर हम लोग 500 को चेंज करना चाहें केजी के अंदर, तो एक हमें पता है कि केजी के अंदर हमारे पास कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 500 ग्राम दिए हुए उन्होंने। इसका मतलब क्या हुआ, 500 ग्राम दिए हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0.5 केजी है। 1000 ग्राम जो होते हैं वो 1 केजी बनाते हैं, तो 500 ग्राम कितना बनाएंगे, हाफ केजी। और ये कैसे आएगा, ये बेसिकली 500 को डिवाइड करने से आएगा 1000 से। यहाँ पे अगर हम लोग इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो
ये हमारे पास जो है वो केजी बन जाएगा, और साथ में जो सेकंड है वो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये सेकंड और ऊपर जो है वो आपके पास केजी। सही है, तो ये 2 0 से कैंसिल, और 5 1 ज़र 5 5 2 1/2 कितना होता है हाफ, तो वही बना हाफ, तो इसको 0.5 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो m/t जो है वो आपके पास क्या आया 0.5, या फिर इसको अगर इस तरह से ना करें 0.5 ना करें 1 kg ही अगर हम लोग ले लें तो 1 kg भी ले सकते हैं। मतलब हमारे पास ये जो आंसर आया हुआ है ना, ऊपर 1 आया वो ऊपर 1 लिख दो, नीचे 2 आया हुआ है 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा दो आप 60 से, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, तो kg/सेकेंड। सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 120 सेकंड के अंदर वो 1 kg जो है वो लिफ्ट कर लेगा। मतलब जो रेट हमें उन्होंने ग्राम पर मिनट में दिया हुआ था, हमने उनको क्या किया kg/सेकंड में कर दिया कि 1 kg जो है वो 120 सेकंड के अंदर जो है वो इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया रेट। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग पावर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पावर का फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम लोग लगाएं तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम के। और हमें पता है यहाँ पे हम लोग रेफरेंस भी दे देते हैं कि जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है mgh के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया mgh। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला पावर का वो क्या बन गया mgh, और अपॉन में आपके पास टाइम। सही है, जी की वैल्यू हमें पता है कि कितनी होती है, ये ऊपर ही लिख देते हैं हम लोग। जी की वैल्यू जो है वो आपके पास 9.8 मीटर/सेकंड होती है। m जो है वो हमने यहाँ पे निकाला जो कि कितना था 1 kg। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। टाइम कितना था 120 सेकंड जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ डाल देते हैं। m की जगह पे आ जाएगा 1 kg, g की जगह पे आ जाएगा 9.8। सही है, और h जो हमें चाहिए वो कितना दिया हुआ था उन्होंने सवाल के अंदर 2.5, तो यहाँ पे 2.5 आ गया। और टाइम जो है वो हमारे पास सेकंड्स के अंदर 120 सेकंड्स है। इसको सॉल्व करो, इसको कैलकुलेटर में डाल के जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1 × 9.8 × 2.5। ठीक है, फिर जो आंसर आ रहा है उसे डिवाइड करवा दो 120 से, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.204। और ये जो आपके पास आंसर आया है ये वॉट के अंदर आया है। और बुक से भी अगर मैच करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इतना ही आ रहा है 0.204 वॉट। लेकिन उन्होंने हमसे जो आंसर मांगा हुआ है वो हॉर्स पावर के अंदर मांगा हुआ है, तो इसे हमें जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा हॉर्स पावर के अंदर। तो हम ये वाला रेफरेंस देंगे कि 1 हॉर्स पावर जो है वो आपके पास बराबर होता है 746 वॉट के। अब आपके पास जो आया हुआ आंसर वो वॉट के अंदर आया हुआ है और आपको हॉर्स पावर के अंदर चाहिए, तो 746 को इससे डिवाइड करवा देंगे हम। 746 को 0.204 से डिवाइड करवा देंगे, क्योंकि हम लोग छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर जा रहे हैं। वॉट जो है वो छोटी यूनिट है और जो हॉर्स पावर है वो बड़ी यूनिट है। तो जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर हम लोग जंप मार रहे होते हैं तो हम लोग डिवाइड करवाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे किया था कि हमें जो वैल्यू दी हुई थी 500 ग्राम के अंदर दी हुई थी, और हमें पता है कि केजी जो है वो एक बड़ी यूनिट है और ग्राम जो है वो आपके पास छोटी यूनिट है। तो हम जंप मार रहे थे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर, मतलब हमें ग्राम से केजी के अंदर जाना था। हमें रिलेशन पता था कि 1 केजी के अंदर जो है वो कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो हमने क्या किया कि ये जो एक वाला रेफरेंस था हमने उससे डिवाइड करवा दिया 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो इस तरह से हमारे पास आया था आधा केजी, हाफ केजी, या फिर 0.5 केजी जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था। अब इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वॉट जो है वो छोटी यूनिट है
और हॉर्स पावर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी यूनिट है, क्योंकि एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट आते हैं। तो अगर आपको हॉर्स पावर के अंदर जाना है वॉट से, यहाँ पे अगर हम लोग और आसानी के लिए यहाँ पे लिख दें कि हॉर्स पावर जो है बड़ी यूनिट है और जो वॉट है ये आपके पास छोटी यूनिट है। तो हम यहाँ से यहाँ पे जब मार रहे हैं तो हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा 746 से। जब इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो आपके पास पावर आ जाएगी किसके अंदर, हॉर्स पावर के अंदर। तो डिवाइडेड बाय 746, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.0002736, और बस इतना बहुत है। और अगर इसको ऐसा यूनिट में जैसे कि आपकी बुक के अंदर दिया हुआ उन्होंने उस तरह से लिखना है तो कैसे करेंगे हम लोग, हमें पता है, हमने पहले भी सीखा हुआ ये कि 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप और 4 जंप, यानी कि 2.736 एक्सपोनेंट माइनस का 4, क्योंकि ये हम लोग टुवर्ड्स द राइट लेके गए हैं इस पॉइंट को। तो इतने हॉर्स पावर का पंप रिक्वायर्ड होगा अगर आपने लिफ्ट करना है इतने रेट के ऊपर उस पानी को, कितनी हाइट तक, 2.5 मीटर की हाइट तक। तो इतने हॉर्स पावर का जो पंप है वो रिक्वायर्ड होगा, और आपकी बुक के अंदर भी जो आंसर है वो यही है। तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ और उसको देखते हैं कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है, और अगर इसकी वर्डिंग पढ़ें तो इसके अंदर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, अ हॉर्स पुल्स द कार्ट हॉरिजॉन्टली विद द फोर्स ऑफ 40 पाउंड्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री above the horizontal and moves along a speed of 6 miles per hour। हमें बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक कार्ट है जिसको घोड़ा जो है वो, समझ लें कि ये जो है हमारे पास घोड़ा है, ठीक है, लग नहीं रहा लेकिन है। तो ये जो है वो आपके पास एक कार्ट को पुल कर रहा है, कितनी फोर्स के साथ, 40 पाउंड्स, और ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, 6 माइल्स पर आवर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए के अंदर वो आपसे बोल रहे हैं कि हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर वो जो घोड़ा है वो कितना वर्क डन परफॉर्म करेगा। और पार्ट बी के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि पावर आउटपुट जो होगी उस हॉर्स की वो कितनी होगी। तो इस वाले प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने हमें सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फुट पाउंड सिस्टम के अंदर दी हुई हैं, और जो आंसर है आपका आपकी बुक के अंदर वो भी फुट पाउंड सिस्टम के अंदर ही है। तो हम भी इसको इसी वाले सिस्टम के अंदर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर ही लेके चलेंगे, मतलब फुट पाउंड सिस्टम के अंदर ही लेके चलेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने जो देखनी है वो क्या देखनी है कि 1 माइल के अंदर आपके पास कितने फुट होते हैं, 5 to 80 जो है वो आपके पास फिट होते हैं। हमें इस वेलोसिटी को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो उन्होंने दी हुई है माइल्स पर आवर में दी हुई है, और जो हमें रिक्वायर्ड है आगे यूज़ करने के लिए वो कितनी है, वो हमें फुट पर सेकंड के अंदर रिक्वायर्ड है। तो माइल्स पर आवर को हमें फुट पर सेकंड के अंदर चेंज करना पड़ेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह हमें दूसरे एसआई यूनिट के अंदर जैसे हमें वैल्यूज़ दी हुई होती थी कि हमें रिक्वायर्ड किस में होती है, मीटर पर सेकंड के अंदर होती है। और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के अंदर हमने ये देखा है कि हमें जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो किसके अंदर दी हुई होती थी, किलोमीटर पर आवर। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें जो वैल्यू किलोमीटर पर आवर के अंदर दी हुई होती थी, तो हम इसको कन्वर्ट करते थे मीटर पर सेकंड के अंदर आगे सॉल्व करने के लिए इसको। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 6 माइल्स पर आवर, हमें इसको माइल्स पर आवर को चेंज करना है फीट पर सेकंड के अंदर, ताकि आगे हमें इसे सॉल्व कर सकें, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो पाउंड वगैरह और जो टाइम है वो भी हम लोग आगे सेकंड के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड के अंदर टाइम यूज़ करेंगे, तो यहाँ भी जो है वो हमें यूनिट के अंदर सेकंड ही करना पड़ेगा, और आगे माइल को भी जो है वो फिट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो ये आसानी से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर हमें पता है कि कितने सेकंड होते हैं, बच्चों वाली चीज़ें मैट्रिक के अंदर करके हम लोग आए में 3600 सेकंड्स होते हैं। और अगर कोई पूछे कि कैसे आया, तो हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, और 1 मिनट के अंदर जो है वो 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 × 60 3600 आएगा।
तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि लिखेंगे कि स्पीड इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5280। 6 माइल्स है, 1 माइल हमें पता है इसके बराबर है, तो 6 किसके बराबर होंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे आ जाएगा 3600। और जब इसे आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.8 फीट पर सेकेंड। तो मतलब हम लोग ये वाली जो स्पीड है, ये वाली जो वेलोसिटी है, इसे यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसको भी अगर हम लोग 10 मिनट्स को भी अगर हम लोग सेकेंड्स के अंदर कर दें तो ये कितने बनेंगे, 600 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 को जब 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 600 सेकेंड्स। तो हम ये वाली चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अगर प्रॉब्लम को स्टार्ट करें उससे पहले एक और चीज़ भी यहाँ पे हम लोग रेफरेंस के तौर पे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो 1 हॉर्स पावर होता है, क्योंकि पावर जो है वो हमें हॉर्स पावर में देनी है। आपकी बुक के अंदर भी जो आंसर आया हुआ है वो हॉर्स पावर के अंदर आया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 हॉर्स पावर, मतलब ये वाला रिलेशन आगे यूज़ होगा। 1 हॉर्स पावर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 550। 1 हॉर्स पावर आपके पास 550 फुट इंटू पाउंड और अपॉन में सेकेंड, इसके इक्वल होता है। दोनों पावर की यूनिट है, हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट है, वॉट भी पावर की यूनिट है, और फुट पाउंड अपॉन सेकेंड भी पावर की ही यूनिट है। हमने पीछे वाले प्रॉब्लम के अंदर एक रिलेशन पढ़ा कि 1 हॉर्स पावर जो है वो बराबर होती है 746 वॉट के। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1 हॉर्स पावर जो है वो 550 फुट पाउंड इंटू सेकेंड, पाउंड अपॉन सेकेंड के इक्वल होती है। तो ये वाली भी आप लोग रिलेशन जो है वो आप लोग जहन में रख लेना। अच्छा, बस अब अगर हम लोग स्टार्ट करें अपने प्रॉब्लम को, तो जो इसका पहला पार्ट है, पार्ट ए, उसके अंदर वो हमसे बोल रहे हैं कि आप वर्क डन निकाल के बताओ। और वर्क डन का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, F इंटू एस कॉस थीटा। क्या डॉट प्रोडक्ट होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो ये डॉट जब आप लोग हटाओगे तो कॉस थीटा लगाओगे। इसका एक ये वाला फार्मूला भी हमने पढ़ा है डिटेल के अंदर जब हम लोग वर्क को जो है वो पीछे डिस्कस कर रहे थे। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, अगर इसी को हम लोग यूज़ करें तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास चीज़ें मौजूद है, फोर्स मौजूद है, एस मौजूद है, एस नहीं मौजूद, तो एस जो है हमें निकालना पड़ेगा। तो एस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हाँ हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर देखा था कि एस के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर सिंपली अगर देखें तो वेलोसिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एस अपॉन टी के। तो यहाँ से एस निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, एस इज इक्वल्स टू वी टी बन जाएगा ये। तो एस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कितनी है वो हमने निकाली 8.8, सही है। टाइम कितना है 600, तो यहाँ पे टाइम की जगह पे हमारे पास 600 आ गया। तो एस की जो वैल्यू आएगी आपके पास इसे सॉल्व करने के बाद वो कितनी आएगी, 8.8 इंटू 600 जो कि बन रही है 5280। कितनी बन रही है 5280। तो ये आपके पास, और ये किसके अंदर होगी, ये फिट के अंदर होगी। ये आपके पास डिस्टेंस है फिट के अंदर। अब अगर इस वाले फार्मूले के अंदर हम लोग जो है वो डालें, फार्मूला नंबर 1 जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई, इसके अंदर अगर वैल्यूज़ डालें तो फोर्स की वैल्यू जो है वो आपके पास 40 है। जो डिस्टेंस हमने निकाला या डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली वो कितनी निकाली 5280, और कॉस और जो थीटा उन्होंने हमें दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 5280 और इसको मल्टीप्लाई करवाएं हम लोग कॉस 30 के साथ, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 182,904.56। और इसकी जो हमारे पास यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, सबसे पहले बुक के साथ अगर हम लोग मैच करें तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो तकरीबन इतनी आ रही है। अगर इसको हम लोग SI या फिर जो साइंटिफिक नोटेशन है उसके अंदर चेंज करें तो कितना, ये यहाँ पे ये पॉइंट, अगर इसको 1 के बाद लेके आएँ तो जैसे कि बुक के अंदर आपके आंसर दिया वो भी है, तो 1 के बाद अगर लेके आएँ तो
एक जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप, चौथा जंप और पांचवा जंप, यानी कि 1.82 एक्सपोनेंट पॉजिटिव के अंदर 5, क्योंकि हम लोग टुवर्ड्स द लेफ्ट गए हैं। और यहाँ पे फिर हमारे पास जो यूनिट बनेगी इसकी वर्क की, वो क्या बनेगी, क्योंकि हम लोग फुट पाउंड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है वो मीटर होती है। न्यूटन इंटू मीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वर्क की जो यूनिट है जूल भी इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन इंटू मीटर भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगी क्योंकि हमने फुट पाउंड सिस्टम इस्तेमाल किया है, तो फुट पाउंड सिस्टम के अंदर फोर्स की जो यूनिट है वो आपके पास पाउंड है, और जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की यूनिट है वो फिट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फुट पाउंड, फुट और पाउंड, जो कि आपकी बुक के अंदर भी जो है वो उन्होंने आपको लिख के दी हुई है। फुट पाउंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो ये आपके पास जो है वो आ गया वर्क, जो कि पार्ट 1 के अंदर उन्होंने हमसे पूछा था। अब अगर बढ़े हम लोग पार्ट 2 के ऊपर, पार्ट बी के ऊपर, ठीक है। तो पार्ट बी के अंदर उन्होंने हमसे पावर पूछी हुई है। पावर का फॉर्मूला हमें पता है किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। सीधी सीधी वैल्यूज़ डालो। ये कितनी है, 1.82 इंटू एक्सपोनेंट 5 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास, 600 सेकेंड। तो 600 से इसको जो है वो डिवाइड करवा दे तो पावर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और पावर की क्या वैल्यू आ रही है, 600 से डिवाइड अगर करवाएं इसको तो 304.8। और पावर की क्या यूनिट बनेगी, पावर का हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो F इंटू एस की इक्वल होता है और अपॉन टाइम, ठीक है। पावर की वैसे तो यूनिट जो है वो आपके पास वॉट है SI यूनिट के अंदर, और अगर हम लोग यहाँ पे फुट पाउंड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से जो है वो इसकी यूनिट बनानी पड़ेगी। जो फोर्स है इसकी, इसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे पाउंड इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस के लिए फुट इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए टाइम के लिए सेकेंड, टाइम के लिए इसके अंदर सेकेंड ही होता है। तो ये क्या बन जाएगी, फुट पाउंड और अपॉन में सेकेंड। पाउंड फुट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ये इसका एक जो है वो रूल है फुट पाउंड सिस्टम का कि फुट पहले लगाते हैं और जो पाउंड है हम लोग LB जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है इसको हम लोग बाद में लगाते हैं। तो फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड अपॉन सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आया इसका पावर का। और अगर इसको हम लोग हॉर्स पावर के अंदर लेके जाएं, इसको अगर ये फाइनल आंसर नहीं है, ये अभी हमारे पास फुट पाउंड सेकंड के अंदर आया है। अब अगर इसको हम लोग हॉर्स पावर के अंदर लेके जाएं तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन बताया हुआ था कि एक हॉर्स पावर के अंदर 550 फुट पाउंड अपॉन सेकंड होते हैं, ठीक है। अब दोबारा से अगर हम लोग देखें तो हॉर्स पावर बड़ी यूनिट है, और ये वाली जो यूनिट है फुट पाउंड अपॉन सेकंड ये छोटी यूनिट है, क्योंकि एक हॉर्स पावर के अंदर 550 फुट पाउंड अपॉन सेकंड आ रहे हैं। तो हमें अगर कन्वर्ट करना है, हमें जंप करनी है इस छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर, तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड करवा देंगे। तो सिंपली 3048 को अगर हम लोग डिवाइड करवाएं 550 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, हॉर्स पावर के अंदर आ जाएगा। तो ये जो आंसर आया है इसको अगर हम लोग डिवाइड करवाएं 550 से, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.55 हॉर्स पावर। और अगर आपकी बुक के अंदर देखें तो बुक के अंदर आपकी क्या आंसर है, बुक के अंदर भी जो प्रॉब्लम नंबर 6 यही है, बुक के अंदर भी जो आपके पास आंसर आ रहा है वो यही वाला आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमने सही किया है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6। अब अगर बढ़ें हम लोग आगे तो प्रॉब्लम नंबर 7 के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है, जिसके अंदर हमें एक चीज़ प्रूव करके दिखानी है यहाँ पे। और अगर वर्डिंग पढ़ें प्रॉब्लम की तो हमें क्या बता रहे हैं उसके अंदर, ये कि अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ vf इन टाइम tf
शो दैट द वर्क डन ऑन द बॉडी एज फंक्शन ऑफ टाइम टी इन टर्म्स ऑफ वी एफ एंड टी एफ इज हाफ का एम वी एफ का स्क्वायर अपॉन टी एफ का स्क्वायर और इंटू टी का स्क्वायर। मतलब शुरू में उन्होंने हमें जस्ट वेरिएबल्स दे दिए, बोल रहे हैं कि फ़र्ज़ करो कि एक मास है जिसका जो मास था वो m था, एक वेरिएबल दे दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो आपके पास 0 थी, या फिर वो एक्सेलरेट्स हुआ है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आपके पास क्या हुई, 0 मीटर पर सेकंड हुई। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने हमें सवाल में बताई हुई है कि वो 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, वी एफ हो गई, और जो टाइम उसको लगा वो उन्होंने बोला कि आप कंसिडर करो टी एफ है। अब आप बताओ कि वर्क डन, या फिर आप ये चीज़ प्रूव करके बताओ कि वर्क डन अगर हम लोग कैलकुलेट करें किसी भी टाइम टी के ऊपर, इस वाली बॉडी के ऊपर जो हमने कंसिडर की है, तो वो किसके इक्वल आएगी, हाफ का एम इंटू वी एफ का स्क्वायर अपॉन टी एफ का स्क्वायर इंटू टी टू का स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो अपनी एक जो है वो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हम लोग कैसे जाएंगे, वर्क डन हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, वर्क डन होता है एफ इंटू एस के इक्वल, ठीक है, और एफ जो होता है वो हमारे पास एम ए के इक्वल होता है, ठीक है। ए निकालना है तो ए के लिए हम लोग वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी लगा सकते हैं, ठीक है। और एस अगर निकालना है तो एस के लिए हम लोग कौन सा वाला लगा सकते हैं फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, वी एफ से, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ डालें तो वी एफ उन्होंने बोला है कि वी एफ ही कंसिडर करो, तो हमने वी एफ ही कंसिडर कर ली। वी आई हमारे पास 0 थी, ठीक है। ए हमें जो है वो निकालना है इस वाले फॉर्मूले में डालने के लिए, ताकि हम लोग इसको वर्क डन के अंदर डाल सकें। और जो टाइम उन्होंने बोला है वो हमें क्या बोला है, टी एफ कंसिडर करो, तो हम लोग टी एफ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वी एफ इज इक्वल्स टू ए टी एफ, और टी एफ यहाँ पे आके जो है डिवाइड हो जाएगा, तो ए की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या आ रही है, वी एफ अपॉन टी एफ, ये आ गई ए की वैल्यू। अब हमें पता है कि एफ जो होता है वो इक्वल होता है एम ए के, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू डालें ए की, तो एफ इज इक्वल्स टू एम और इंटू वी एफ अपॉन टी एफ, ये हमारे पास क्या आ गई, एफ़ की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हम लोग यहीं पे छोड़ें, एफ़ तो हमने निकाल लिया इसके अंदर डालने के लिए, एस के ऊपर अगर काम करें तो एस का फॉर्मूला हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस हमें निकालना है, वी आई 0 है इंटू टी, और टी जो हम लोग टी एफ वाला इस्तेमाल करेंगे, प्लस हाफ का ए की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो यहाँ पे डाल देते हैं, वी एफ अपॉन टी एफ, और जो टाइम होगा यहाँ पे हमारे पास वो टाइम टी का स्क्वायर होगा, जो हम लोग इस वाले फंक्शन के ऊपर निकाल लें। मतलब ये जो डिस्टेंस निकाल लें हम किसी भी टाइम के ऊपर निकाल लें, तो ये जो ये सिर्फ टी रहेगा। एस इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू पूरी 0 से जब मल्टीप्लाई होगी तो ख़त्म हो जाएगी, और हाफ का वी एफ और अपॉन में आपके पास टी एफ, ठीक है, और इंटू टी का स्क्वायर। इधर हमने टी एफ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टी एफ जो है वो हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया, ये जो टी है ये एट एनी टाइम टी, ये वाला टी है, मतलब किसी भी टाइम टी के ऊपर हम लोग ये वाला डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ टी ही रहेगा। और इसी तरह से हमने जो है उनको प्रूव भी करके दिखानी है ये चीज़। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस एट एनी टाइम टी, डिस्टेंस एट एनी टाइम टी। और इन दोनों को अगर हम लोग डाल दें इक्वेशन नंबर या फिर वर्क के फार्मूले के अंदर, तो वर्क का फार्मूला जो होता है वो आपके पास एफ इंटू एस के इक्वल होता है। तो वर्क इज इक्वल्स टू एम इंटू वी एफ अपॉन टी एफ, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास हाफ का वी एफ अपॉन टी एफ इंटू टी का स्क्वायर। हाफ को हम लोग शुरू में लिख देते हैं, उसके बाद एम लिख देते हैं,
फिर वी एफ और वी एफ आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वी एफ का स्क्वायर, टी एफ और टी एफ आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो टी एफ का स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपके पास टी का स्क्वायर। तो प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था कि वर्क डन एट एनी टाइम टी जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हाफ का एम वी एफ का स्क्वायर अपॉन टी एफ का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 7 में उन्होंने हमें चीज़ प्रूफ करने के लिए बोली थी वो हम लोगों ने कर दी। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ और उसको देखते हैं कि वो क्या है। जी तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 है और आखिरी प्रॉब्लम है इस चैप्टर का। और अगर इसे जल्दी से पढ़ें तो इसके अंदर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, अ रॉकेट ऑफ मास 0.200 kg यानी कि 0.2 kg जो कि हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम रेस्ट। एक रॉकेट था जिसका मास 0.2 kg था, उसे हमने लॉन्च किया रेस्ट से। इट रीचेज पॉइंट पी लाइंग एट अ हाइट ऑफ 30 मीटर। एक रॉकेट था जिसे हमने लॉन्च किया रेस्ट से, ठीक है, और वो 30 मीटर की हाइट पे गया, 30 मीटर की हाइट पे गया, सही है। इसका जो मास था वो भी अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें तो 0.2 kg था। और वो जब हमने उसे रेस्ट से जो है वो लॉन्च किया तो वो इतनी पोजीशन के ऊपर गया, पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ जो कि हमने ये वाली ली हुई है, अर्थ की सरफेस या इसको ग्राउंड बोल देते हैं हम लोग, ऊपर तक गया फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर 4 to 5 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द रॉकेट बाय द बर्निंग केमिकल प्रोपेलेंट। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये रॉकेट स्टार्टिंग पोजीशन से इस वाली हाइट या इस पॉइंट पी के ऊपर गया है, इतनी हाइट उसने अटेन की है, इतने मास का वो हमारे पास रॉकेट था, तो इसके ऊपर वर्क डन हुआ है। वर्क डन के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो मूव नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये इसके ऊपर वर्क डन हुआ। वर्क डन कितने जूल का हुआ, 425 जूल का, ठीक है। 425 जूल का इसके ऊपर जो वर्क डन हुआ वो केमिकल या फ्यूल जो भी इस रॉकेट के अंदर था उसकी बर्निंग की वजह से हुआ, मतलब इंजन के अंदर वो बर्न हुआ है, तो उसी की वजह से जो है वो पूरा रॉकेट चला है और ऊपर तक इस तरह से गया है, ठीक। और कितनी अमाउंट, जितनी अमाउंट दी हुई थी उन्होंने हमने वहाँ पे लिख दी। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस एंड द अमाउंट ऑफ मास लॉस्ट ड्यू टू द बर्निंग प्रोपेलेंट। अगर हम लोग जो जितने भी लॉसेज हैं हमारे जो कि एयर फ्रिक्शन का लॉस है, जो कि हमारी मोशन के अंदर जो है वो लॉस प्रोड्यूस करता है, अगर उसको हम लोग निगलेक्ट करें, इग्नोर करें, और जो मास लॉस्ट हुआ है, मतलब जितना मास उस केमिकल का बर्न होके लॉस होके एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ और उसने वर्क डन करवाया है, उसको भी अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए जो है वो इग्नोर कर दें, तो बोल रहे हैं कि आप फाइंड करके बताओ स्पीड यानी कि वी एफ ऑफ द रॉकेट एट द पॉइंट पी। इस पॉइंट के ऊपर जब वो 30 मीटर की हाइट पे पहुंचेगा तो इस वाले पॉइंट के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करके बतानी है। अच्छा, ये जो टॉपिक है, ये जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है अपनी थ्योरी के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, उसको लगाते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और वो क्या था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमारे पास जो ये वर्क डन हुआ है जो इस रॉकेट के ऊपर हुआ है, मतलब जितनी भी एनर्जी उस केमिकल ने बर्न करके इसके ऊपर लगाई और इसको मूव करवाया ऊपर, वो जो केमिकल एनर्जी थी वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ कि उसने इस रॉकेट के अंदर दूसरी एनर्जीज़ को जनरेट किया, या फिर वो खुद जो वो वाली एनर्जी थी केमिकल के पास जो थी वो कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई कौन सी एनर्जीज़ के अंदर, जो अब रॉकेट जो है पोजेस कर रहा है। और अब इस पोजीशन के ऊपर वो कौन सी एनर्जी जो है वो पोजेस कर रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये बात याद रहे कि ये यहाँ पे रेस्ट के अंदर नहीं है, ये मूव ही करता हुआ जा रहा है ऊपर तक। हमने सिर्फ यहाँ पे जो है वो पॉइंट पी को कंसिडर किया है कि इस पॉइंट पी के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, ठीक है। ये मूव ही कर रहा है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि 30 मीटर की हाइट पे जब ये जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये मूव ही कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, और मतलब यहाँ पे अगर हम लोग फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे ये मूव कर रहा होगा ऊपर की तरफ।
और चूँकि ये ज़मीन से, अर्थ से जो है वो दूर भी जा रहा है, हाइट के ऊपर जा रहा है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जो हमें उन्होंने दिया हुआ है, उसने क्या करवाया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करवाई है। क्यों? क्योंकि पहले ये रेस्ट में था और अब जो है मूव करता हुआ ऊपर तक जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई है। और प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इसी वर्क डन ने जो है वो इंक्रीज़ करवाई है या फिर चेंज की है। क्यों? क्योंकि पहले जो थी इसकी ज़ीरो थी, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर था, और अब हाइट जो है वो अटेन करता जा रहा है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही होगी या फिर चेंज होती जा रही होगी। और अगर यहाँ पे हम लोग लिखें तो जो चेंज है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस, और यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। और इसकी वैल्यूज़ डालें तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है? इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ का m v f का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हाफ का m v i का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं, या फिर यही वाली जो चीज़ है वो जो कि चेंज हुई है। मास तो सेम रहेगा, हाफ भी जो है हमारे पास कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, v जो है वो चेंज हुआ है। तो ये फाइनल वेलोसिटी जो हमें निकालनी है, और आपके पास जो है वो वी आई जो इसकी थी। फिर प्लस का पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला लिखें तो एम जी, एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एच जो है यहाँ पे चेंज हुआ है, एच ये वाला फाइनल वाला, ठीक है, और एम जी एच इनिशियल वाला जो कि वो ग्राउंड के ऊपर था। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि एच आई जो है वो आपके पास 0 था, एच एफ जो है वो आपके पास 30 मीटर है, इसी तरह वी आई जो थी वो आपके पास 0 थी, और वी एफ जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें अब इसके अंदर सारी वैल्यूज डाल देते हैं। वर्क डन की वैल्यू में बताइए कितनी है? 425, ठीक है, जो इस रॉकेट के ऊपर जो है वो की गई है केमिकल की बर्न होने की वजह से। हाफ एम की वैल्यू में पता है जो कि कितनी है? 0.2। वी एफ हमें कैलकुलेट करके बताना है, तो वी एफ का स्क्वायर एज इट इज़ छोड़ देंगे हम लोग, और यहाँ पे हाफ का एम 0.2 और इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम की जो वैल्यू है 0.2 इंटू 9.8 जो कि जी की वैल्यू होती है। यहाँ पे लिख दो कि जी जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी तरह फाइनल हाइट जो है आपके पास 30 है, माइनस फिर 0.2 फिर 9.8, और इनिशियल हाइट जो थी वो आपके पास 0 थी। अच्छा, ये जब 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, तो इसको हटा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 0.2 जब 2 से डिवाइड करवाएंगे आपके पास तो आपके पास आंसर आएगा 0.1 इंटू वी एफ का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, बीच में प्लस का साइन। ये 0.2 इंटू 9.8 इंटू 30 जब आप लोग करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 0.2 इंटू 9.8 इंटू 30 जब आप लोग करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 58.8, और ये 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा। तो यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास काम की है वो सिर्फ ये वाली है। अब हमें वी एफ की वैल्यू चाहिए, इसको इक्वल के इधर ले आएंगे, इक्वल टू का साइन क्रॉस करवाएंगे, तो 425 माइनस का 58.8 इक्वल्स टू 0.1 और वी एफ का स्क्वायर। तो 425 में से जब हम लोग माइनस करवाएंगे 58.8, तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो कितनी बचेगी? इसको यूँ लिख देते हैं कि 0.1 वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 366.2। ठीक है, हमें सिर्फ वी एफ का स्क्वायर या फिर वी एफ चाहिए, तो वी एफ का स्क्वायर यहीं पे रहेगा, और 3662 ये 0.1 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसको जो है वो हम लोग एक स्टेप बचाने के लिए यहीं पे स्क्वायर रूट भी लगा दें, ठीक है, तो ये सी ए कैंसिल, वी एफ जो है वो आपके पास जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 0.13622, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है, यहाँ पे मैं करके देख लेता हूँ कि इन दोनों को जब आप लोग डिवाइड करवाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 3662 आएगा, ठीक है।
और फिर जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास अंडर रूट लेने के बाद वो कितना आएगा 3662 जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60.51 और मीटर पर सेकंड। और अगर आपकी बुक के अंदर आंसर देखा जाए तो यही है 60.51 मीटर पर सेकंड। तो उसका मतलब कि ये हमने सही किया है। तो ये थे हमारे पास प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एंड एनर्जी के। और इसी के साथ साथ फिर जो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 था ये ख़त्म हो गया। अब कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो है उससे हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें जो कि चैप्टर नंबर 8 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।